नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। उस दिन की जब प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के दो बॉडीगार्डों के द्वारा 33 गोलियां मारकर शरीर को उनके छलनी कर दिया गया था। आज 3D एनिमेशन की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि उस दिन सुबह से लेकर उनके प्राण त्यागने तक क्या क्या हुआ था। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेजिडेंस है जो कि एक सफदरजंग रोड बोला जाता है और यह उनका ऑफिस है जो कि एक अकबर रोड बोला जाता है। दोनों बॉडीगार्डों ने उनके ऊपर अटैक इसी गेट पर किया था। इस अटैक की लोकेशन से 4.4 किलोमीटर दूर यह एम्स हॉस्पिटल है जहां पर गोली लगने के बाद में इंदिरा गांधी को ले जाया गया था। आज दिन है 31 अक्टूबर 1984 का और प्रधानमंत्री निवास में आज सुबह की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई है। फर्क सिर्फ इतना है, आज एक बड़े पेड़ को गिराने की साजिश है। इस साजिश को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के फेवरेट बॉडीगार्डों में से ही है। एक यह बेअंत सिंह है जो पिछले 10 सालों से पीएम की स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड में से एक था। यह दूसरा 22 साल का सतवंत सिंह है जो पीएम सिक्योरिटी में अभी 5 साल पहले ही तैनात हुआ है। आज पीएम साहिबा रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज उनको एक आयरिश टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर उस्तिनो के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए एक इंटरव्यू देना था। यह इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे का रखा गया था। इंटरव्यू प्रधानमंत्री आवास से सटे इस अकबर रोड पर होने वाला था। यह अकबर रोड उस समय पीएम का ऑफिस हुआ करता था जो कि उनके आवास से इस बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस की ओर लंबे लंबे कदमों से चल पड़ी। इस समय उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। उनके साथ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथुराम और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़े नारायण सिंह। दुर्भाग्य से आज के दिन फॉर्मर पीएम ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, यह सोचकर कि घर से 50 मीटर दूर ही जाना है और यहाँ सब अपने ही लोग मौजूद है, इसलिए हमें अपनों से किस बात का खतरा है। 31 अक्टूबर के दिन बेअंत सिंह और सतवंत सिंह एक साथ इसी गेट पर प्लानिंग के तहत तैनात थे। जैसे जैसे इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ रही थी वैसे ही अपना पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की आंखें आपस में मिली तो इंदिरा गांधी बेअंत को देखकर मुस्कुराई और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आ गई। इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी बेअंत सिंह को पिछले 10 सालों से जानती थी और रोज जब बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखते और नमस्ते करता था, इसलिए आज भी इंदिरा गांधी ने उनको अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर यह सोचा कि नमस्ते बोलने के लिए आ रहा होगा। लेकिन आज बेअंत सिंह का मिजाज बागियों वाला था। आज उसका मकसद कुछ अलग ही था। देखते देखते बेअंत सिंह ने 9:25 पर अपनी 3.8 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी के ऊपर। जब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही फायर के 3 राउंड बेअंत सिंह की रिवॉल्वर से निकल चुके थे। ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी के चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी जिससे इंदिरा गांधी जमीन के ऊपर गिर पड़ी। गिरते ही इंदिरा गांधी ने बोला, बेअंत सिंह ये क्या कर रहे हो। 1 सेकंड के लिए बेअंत सिंह रुका और सतवंत को देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चला। सतवंत अब तक बेअंत के पास भूत बनकर खड़ा था। वह अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमा देता है और 30 गोलियां ब्रस्ट फायर कर देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े तो उनके पांव में सतवंत के द्वारा चलाई गई एक गोली लगी जिससे कि वह जमीन पर गिर पड़े। इस समय बेअंत और सतवंत सिंह ने अपने वेपन्स फेंककर सरेंडर करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर कर दिया और कहने लगे, हमें जो काम करना था हमने वह काम कर दिया है, अब आपको जो भी काम करना है वो आप कर सकते हो। और इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला
ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को कुछ अलगाववादियों से आर्मी ऑपरेशन के जरिए फ्री करवाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख इंदिरा गांधी से नाराज चल रहे थे या उनसे खफा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह ने आगे कूदकर अलगाव सिख को जमीन पर पटक लिया। पास ही के ग्राउंड में आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और दोनों को घेरे में ले लिया। टोटल 23 राउंड इंदिरा गांधी के ऊपर फायर किए गए, जिनमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी। इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी आर.के. धवन ने होश संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस के लिए बोला। भारत की मिट्टी में वह अभी भी लहूलुहान हालत में पड़ी है, मानो समय रुक सा गया है और एम्बुलेंस लाने के लिए बोला गया था, वो भी अभी तक नहीं आई है। पीएम हाउस में हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, लेकिन आज के दिन उनका ड्राइवर भी पीएम आवास में ड्यूटी के दौरान मौजूद नहीं है। यही पहला संकेत है कि आने वाले कुछ घंटे इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। गोलियों की आवाज सुनकर कांग्रेस लीडर मक्खनलाल फातेदार इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और एम्बुलेंस को न आते देख आर.के. धवन ने चिल्लाकर कोई भी कार निकलवाने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और मक्खनलाल फातेदार ने उठाकर सफेद एबी सीटर की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर आर.के. धवन, फातेदार, सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे थे। गोली की आवाज सुनकर सोनिया गांधी भी नंगे पांव गाड़ी के पास पहुंची और इस हालत में इंदिरा गांधी को देखकर वह उसी समय कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गई और कार तेजी से एम्स की ओर बढ़ने लगी। 9:31 पर कार इमरजेंसी वार्ड के गेट के सामने पहुंची। इमरजेंसी वार्ड के गेट को खोलने और इंदिरा गांधी को कार से निकालने में 3 मिनट का समय लग गया। इस समय गुजरने वाली हर एक सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। दुर्भाग्य से आज इमरजेंसी वार्ड में एक भी स्ट्रेचर मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिया वाले स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब इंदिरा गांधी को कार से उतारा गया तो उनको इस हालत में देखकर वहां पर तैनात डॉक्टर्स घबरा गए और जल्दी से सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया गया। हालांकि डॉक्टर्स को अभी तक इस बात का मालूम नहीं था कि इंदिरा गांधी को इस तरीके से गोलियां मारी गई है। जब सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में दौड़कर पहुंचे तो उनको ऐसा लगा कि शायद हॉस्पिटल में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है। सीनियर डॉक्टर्स जब वहां पर खड़े जूनियर स्टाफ से पूछा कि पीएम साहिबा कहाँ है। एक जूनियर स्टाफ ने कांपते हुए हाथों से स्ट्रेचर पर कपड़े से ढकी हुई लहूलुहान बॉडी की ओर इशारा किया। डॉक्टर्स ने जब पीएम को इस हालत में देखा तो वह भी घबरा गए। सीनियर डॉक्टर्स ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा गांधी के हार्ट में मामूली धड़कन दिखाई दी। नाड़ी में कोई भी धड़कन नहीं मिली। उनकी आंखों की पुतलियां भी फैली थी, जो संकेत है कि उनके दिमाग को खस्ती पहुंची है। 4 घंटे की कड़ी कोशिश के बदौलत 7 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाल ली गई और ब्लड फ्लो को भी रोक दिया गया। डॉक्टर्स को इंदिरा गांधी के सर्वाइकल के चांस नाक के बराबर लग रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसी फ्लोर पर एक दूसरे रूम में देश पर आने वाली मुसीबत पर मंथन चल रहा था कि इंदिरा गांधी के निधन की खबर और गोलियों से निधन होने की खबर अगर बाहर मीडिया में आती है तो फिर कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल भरा काम हो जाएगा। इसलिए एम्स के स्टाफ को सख्त से सख्त निर्देश दिए गए कि इंदिरा गांधी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। अंदर हॉस्पिटल में एक एक करके इंदिरा गांधी के ऑर्गन से मरने लग गए थे और फाइनली एक समय ऐसा आया जब इंदिरा गांधी शून्य में विलीन हो गई। राजीव गांधी के एम्स पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उनको इंडिया की आयरन लेडी के स्वर्गवास की खबर दी। लगभग दोपहर 1:45 पर देश की कुछ न्यूज एजेंसियों ने न्यूज ब्रेक कर दी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। इंदिरा गांधी के मरने की खबर से जब लोगों को पता चला कि सिख सिक्योरिटी गार्ड ने इंदिरा गांधी को मारा है तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों के साथ नरसंहार का ऐसा दौर शुरू किया
कि उसमें 8,000 से ज़्यादा सिखों को मरना पड़ा और मार दिया गया। साथ ही कुछ सिखों को जिंदा भी जला दिया गया और 3 से 4 दिन इसी तरीके का माहौल देश में बना रहा। लाखों सिख फैमिलीज ने डर के कारण विदेशों और दूसरे राज्यों में शरण ले ली। दिल्ली की एक तरफ दंगे चल रहे थे और दूसरी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की विदाई का अंतिम कार्यक्रम चल रहा था। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ दिल्ली के शक्ति स्थल में उनके बेटे राजीव गांधी के द्वारा मुखाग्नि दी गई और इंदिरा गांधी पंचतत्व में विलीन हो गई। तो दोस्तों, आज की हमारी जो इंदिरा गांधी की मर्डर वाली स्टोरी है वो आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।